हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल हिस्ट्री विद एकेस में। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा क्लास 9th के बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, दैट इज सेल। सेल के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो सेल के बारे में आप लोगों ने अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग चीजें पढ़ी हैं। कुछ लोग फिजिक्स में समझते हैं सेल मतलब जिससे टॉर्च में जो पड़ता है उसे सेल कहते हैं, ठीक है। और बायोलॉजी में सेल का मतलब कुछ और है, और अगर मैथ में देखा जाए तो सेल का मतलब होता है बेचना। तो वो सब खैर अलग बातें हैं। हम लोग सेल के बारे में पढ़ेंगे। जिस तरह से बिल्डिंग को बनाने में सबसे छोटी यूनिट अगर आपको यूज करते हो दैट इज मशीनरी यूनिट, तो दैट इज ब्रिक का इस्तेमाल करते हो। तो अगर देखा जाए तो ब्रिक के बिना बिल्डिंग नहीं बन सकती। तो ब्रिक इज द बेसिक यूनिट ऑफ बिल्डिंग। इस तरह ब्रिक जो है बिल्डिंग यूनिट, उसी तरह जो है जो एक इंसान की बॉडी होती है वो भी बिना सेल के नहीं बन सकती। मतलब सबसे छोटे स्तर पर अगर कोई चीज अगर होती है तो वो सेल होती है। तो सेल को हम ये समझ सकते हैं कि सेल इज द फंडामेंटल फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। All the living organism like plant and animal are composed of cell। मतलब ये फंडामेंटल स्ट्रक्चर और फंक्शनल मतलब अगर बॉडी का कोई भी पार्ट बना है तो उसमें सबसे छोटा पार्ट जो होगा वो आपका सेल होगा। और फंक्शनल का मतलब अगर बॉडी में आपके कोई पार्ट, जैसे हैंड की बात है, हैंड कोई काम परफॉर्म करता है तो हैंड भी कई सारी सेल से मिलकर बना होता है। तो सेल भी छोटे स्तर पर वही काम परफॉर्म करती है जो पूरा हैंड परफॉर्म करता है, इसलिए उसे कहा गया है कि ये फंडामेंटल फंक्शनल यूनिट है। और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, वो कहीं ना कहीं सब सेल से ही बने हैं, ठीक है। इसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे सेल थ्योरी के बारे में। हाँ, तो अब हम लोग पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ सेल के बारे में। तो एक साइंटिस्ट था रॉबर्ट हुक, जिसको कुछ पूछता उसका नहीं था। उसने एक बार जो है पेड़ की छाल ली, उसमें देखा कुछ अजीब सा उसे दिख रहा था, कुछ इस तरह से। पेड़ की छाल तो आप लोगों ने देखी होगी, कुछ ऐसे ऐसे कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देता है। तो उसने इसमें कुछ आइडिया निकालना शुरू किया कि ये क्या हो सकता है। फिर उसके दिमाग में आया कि इसका नाम सेल रख दिया जाए। तो इसको हम लोग देखते हैं कि द साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक saw a little room in cork that resembled the structure of honeycomb। मतलब हनीकॉम्ब का सबसे मधुमक्खी का छत्ता देखा है आप लोगों ने? गांव में जो रहता होगा उसने जरूर देखा होगा। छत्ते में कुछ अजीब सा इस तरह से अरेंज होता है, ऐसे बहुत बड़ा हो जाता है। तो इसी तरह से उसने देखा कि छाल के ऊपर एक जो है रूम की तरह, दूसरा रूम, फिर तीसरा रूम, इस तरह से अरेंज है। उसने उसका नाम दे दिया सेल, ठीक है। तो इस तरह से सेल की खोज हुई। द यूज ऑफ वर्ड सेल टू डिस्क्राइब दिस यूनिट इज कॉल्ड बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी। मतलब सेल, फिर उस जो स्ट्रक्चर था उस हनीकॉम्ब के जैसा, उसके लिए सेल वर्ड यूज किया जाने लगा तब से, ठीक है। अब चलते हैं आगे लोग सेल की थ्योरी की ओर। हाँ, तो अब हम लोग पढ़ेंगे सेल थ्योरी के बारे में। तो सेल थ्योरी दो लोगों ने, एक थे स्वान एंड सील्डर, दो साइंटिस्ट, उन्होंने ये बताया कि ऑल द प्लांट एंड एनिमल आर कंपोज्ड ऑफ सेल। जितने भी पेड़ पौधे या जीव जंतु हैं सब सेल से बने होते हैं, चाहे वो कुछ ही क्यों ना हो। और दूसरे एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था क्या, विर्चॉफ। उन्होंने बताया कि ऑल सेल अराइज फ्रॉम द प्री एग्जाइटिंग। जितनी भी सेल है पहले से पाई जाने वाली सेल से बनी होती हैं। ऐसा नहीं कि सेल पहले से नहीं होगी तो नहीं बन जाएगी, नहीं, जो पहले से सेल है वही डिवाइड होगी, उसके न्यूक्लियस डिवाइड होंगे और फिर एक नई सेल बन जाएगी। इस तरह से जो है सेल बनती हैं। ये सेल थ्योरी था। अब आगे चलते हैं हम लोग। हाँ, तो अब हम आगे पढ़ेंगे शेप और साइज ऑफ सेल के बारे में। तो सबसे पहले शेप के बारे में जान लेते हैं। सेल का जो शेप होता है वो ऑर्गेनिज्म के ऊपर वेरी करता है, मतलब बदलता रहता है। ये नहीं कि ऑर्गेनिज्म सब एक जैसे नहीं होते, तो सेल का शेप कैसे एक जैसा हो सकता है? तो एक ऑर्गेनिज्म में दूसरी तरह होता है, दूसरे ऑर्गेनिज्म में दूसरी तरह होता है। नॉर्मली जो है शेप ऑफ सेल आर राउंड, स्फेरिकल और इलॉन्गेटेड। या तो राउंड होगा या तो स्फेरिकल मतलब गोलाकार होगा, इलॉन्गेटेड मतलब जो है चपटा होगा, लंबा होगा, इस तरह से, ठीक है। द शेप ऑफ सेल डिपेंड ऑन अपॉन द फंक्शन ऑफ परफॉर्म्ड बाय सेल। मतलब जो सेल का शेप होता है वो उनका कैसा फंक्शन है उस पर भी डिपेंड करता है। जिस हिसाब से कार्य होगा, जैसे अंदर सेल का काम होता है मैसेज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना, इसीलिए वो इलॉन्गेटेड होती है, लंबी होती है, ताकि वो मैसेज को एक स्थान से दूसरे जगह पे पहुंचा सके, ठीक है। इसी तरह हम आते हैं साइज ऑफ सेल के बारे में। द साइज ऑफ सेल वेरीज इन ऑल ऑर्गेनिज्म। साइज भी सेल का जो है अलग अलग ऑर्गेनिज्म में बदलता रहता है। सबसे छोटा साइज जो होता है वो बैक्टीरिया का होता है, वो 0.1 माइक्रोन से लेकर 0.5 माइक्रोन तक होता है। इसी तरह से मनुष्य में सबसे बड़ा जो सेल का साइज होता है वो नर्व सेल होती है, जो लगभग 70 सेंटीमीटर की होती है। तो आप समझ सकते हैं 70 सेंटीमीटर मतलब बहुत बड़ा होता है, ठीक है। तो द साइज ऑफ सेल मे बी फ्रॉम माइक्रोमीटर टू फ्यू सेंटीमीटर। सेल का जो साइज है वो माइक्रोमीटर से फ्यू सेंटीमीटर तक हो सकता है। बाकी जो है उनके फंक्शन पर डिपेंड करता है। उसको आगे चलते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन सेल्स। ये आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ लिया होगा कि सेल जो है ऑर्गेनिज्म दो प्रकार के होते हैं, एक तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है कि दीस ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ वन सेल। ये ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सिंगल सेल से मिलकर बने होते हैं। अच्छा, इनके सारे काम जो होते हैं वो चाहे जो काम हो, चाहे वो भोजन करना हो, चाहे एक्सक्रीशन करना हो, रेस्पिरेशन हो, या जो है जो भी कुछ हो, वो सिंगल सेल से परफॉर्म किए जाते हैं। भाई जब उसके पास एक ही है, एक ही सेल, तो उसी से तो करेगा ना। जिसके पास एक ही हाथ होता है वो सारे काम एक ही हाथ से तो करता है।
इसी तरह से जो है ये भी ऑल द लाइफ प्रोसेस इन दिस ऑर्गेनिज्म आर परफॉर्म्ड बाय सिंगल सेल। इसके एग्जांपल के तौर पे देखिए तो इसमें अमीबा, पैरामीशियम और कई सारी बैक्टीरिया होते हैं यूनिसेलुलर। अब बात करेंगे मल्टी सेलुलर, तो दीस ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल। ऐसे ऑर्गेनिज्म एक से ज्यादा सेल से मिलकर बने होते हैं। इनमें जो सेल होते हैं तो सेल मिलकर टिश्यूज बनाते हैं, टिश्यूज मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। तो सबका काम इसमें डिवाइड होता है, अलग अलग ऑर्गन जो है अलग अलग एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। इस तरह से समझ सकते हैं। इसके एग्जांपल में आपका एनिमल हो जाएगा, और प्लांट हो जाएगा, और ह्यूमन बीइंग भी आ जाएगा। ह्यूमन भी एनिमल ही है, समझ लो। हाँ, तो आगे हम लोग पढ़ेंगे फीचर ऑफ सेल्स के बारे में। फीचर ऑफ सेल्स कहें या पार्ट ऑफ सेल्स कहें, बात एक ही है। तो तीन चीजें सारे सेल में एक ही जैसी होती हैं, ठीक है। जैसे द फीचर इन ऑलमोस्ट एवरी सेल इज सेम, ठीक है। तीन जो है फीचर सब में सेम होते हैं। वो आपकी कह सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन सभी सेल में पाई जाती है, न्यूक्लियस सभी सेल में पाया जाता है, एंड साइटोप्लाज्म भी सभी सेल में पाया जाता है। ये चीजें तो सब में सेम होगी। तो सबसे पहले आप लोग पढ़ेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। ये क्या होता है? इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सेल। ये सेल की सबसे बाहर की आवरण होता है, या सबसे बाहर की एक परत होती है जो सेल को ढके रहती है। इट गिव्स शेप एंड साइज ऑफ सेल, साइज टू सेल। ये जो है सेल को वहां पे ऑफ की जगह पे आपको बेटा 2 लिखना है, तो इट गिव्स शेप एंड साइज टू सेल। ये सेल को शेप और साइज देती है। एंड इट इज कॉल्ड एज सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन। इसे सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन क्योंकि ये कुछ सब्सटेंस को पास होने देती है अपने अंदर से, और कुछ को नहीं जाने देती है, ठीक है। बिकॉज इट प्रिवेंट सम मटेरियल, ये कुछ मटेरियल को रोक लेती है, इसलिए इसे सेलेक्टिव परमेबल कहते हैं। अच्छा, ये पास की होने जैसे कभी-कभी पानी है या गैसेस हैं, इनको सेल के अंदर जाना होता है या आना होता है, इसलिए जो है सेलेक्टिव परमेबल होती है। और अच्छा, गैसेस जो जाती हैं वो डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस के द्वारा जाती हैं। तो इन दो चीजों की डेफिनेशन आप लोगों को पढ़ना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं अभी बताता हूं आपको। हाँ, तो अब हम लोग पढ़ेंगे डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के बारे में। देखो, दोनों का डेफिनेशन लगभग सिमिलर है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, वो आपको समझना होगा। मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। मतलब जहां पर ज्यादा सामान है वहां से कम की तरफ जाने को हम लोग कहेंगे डिफ्यूजन। जैसे कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जब कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाती है आपकी बॉडी में तो बाहर निकल आती है, समझो डिफ्यूजन। इसी तरह से पेड़ों में भी डिफ्यूजन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने आपको डायग्राम भी बना के बताया कि यहाँ पर समझिए कि गैसेस की मात्रा ज्यादा है, इधर कम है, तो इधर से इधर की तरफ ट्रांसफर होगा, तो इस तरह से होगा डिफ्यूजन। अब बात करेंगे ऑस्मोसिस की। ऑस्मोसिस में फर्क इतना है कि इट इज द पैसेज ऑफ वाटर फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर वाटर कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ लो वाटर कंसंट्रेशन थ्रू आ सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन। इसका ये मतलब है कि जहां पर ज्यादा वाटर कंसंट्रेशन होगा, मतलब जहां ज्यादा पानी होगा, उससे कम की तरफ जाएगा। जैसे ऐसा अक्सर पेड़ों में देखा जा सकता है कि ट्रांसपीरेशन के द्वारा जब पेड़ों के अंदर वाटर कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाता है तो वो ट्रांसपीरेशन के द्वारा बाहर निकल जाता है। तो पेड़ एक इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है। तो ये आप लोग समझ गए। आगे हम बात करेंगे कि इसी पेज पे कुछ जो है सॉल्यूशन होते हैं, जिसमें आपका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है, और एक आपका होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। उनके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। हाँ, तो अब हम लोग पढ़ेंगे कुछ सॉल्यूशन के बारे में। इसमें आपके 3 प्रकार के सॉल्यूशन होते हैं। एक होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, एक होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, एक होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, अगर जो मीडियम है किसी, जैसे मान लीजिए कि एक प्लांट है, प्लांट में बहुत सारी सेल्स होंगी और प्लांट के चारों तरफ एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होगा, तो जो मीडियम होगा, मीडियम मतलब प्लांट सेल जो होगी, अगर इसमें वाटर कंसंट्रेशन ज्यादा है उसके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, तो उसके अंदर का जो सॉल्यूशन है वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहा जाएगा। इसको डेफिनेशन के तौर पे हम इस तरह से देख सकते हैं, इफ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज हायर वाटर कंसंट्रेशन, इफ द मीडियम सराउंडिंग द सेल मतलब सेल के चारों ओर का मीडियम हैज हायर वाटर कंसंट्रेशन, मतलब ज्यादा वाटर कंसंट्रेशन उसमें, मतलब पेड़ की जो सेल है उसमें वाटर कंसंट्रेशन कम हो और मीडियम में वाटर कंसंट्रेशन ज्यादा हो, तो इस प्रकार के सॉल्यूशन को हम लोग कहेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अच्छा, इसमें होगा क्या? इसमें होगा कि एनवायरनमेंट से जो भी फ्लूइड है वो पेड़ के अंदर इंटर करेगा, तो इसको कहा, तो ये जिस प्रोसेस के द्वारा इंटर करेगा इसको कहा जाएगा एक्सोसाइटोसिस। दूसरा एक सॉल्यूशन होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो द सेल मेंटेन्स द सेम वाटर कंसंट्रेशन एज द सेल, सेल जो है क्या करता है कि वाटर कंसंट्रेशन को मेंटेन करता है। कैसे? जितना वाटर कंसंट्रेशन एनवायरनमेंट में होगा उतना ही वाटर कंसंट्रेशन जो है सेल में होगा। आपको ये कैसे? मान लीजिए कि सेल में वाटर कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाए, पानी की मात्रा ज्यादा हो जाए, तो आप सबको जानते हो कि वाटर की एक क्वालिटी होती है कि वाटर क्रॉसेस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शन, वो दोनों डायरेक्शन में जा सकता है, वो अंदर भी जा सकता है, बाहर भी जा सकता है। तो अगर सेल के अंदर वाटर कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा तो एनवायरनमेंट की तरफ वो मूव करने लगेगा, अगर एनवायरनमेंट में वाटर कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा तो वो सेल में मूव करने लगेगा। इस तरह से दोनों तरफ जो है सेल जो अमाउंट ऑफ वाटर है वो मेंटेन रहेगा। तो इस प्रकार के सॉल्यूशन को हम लोग कहेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन।
अब हम लोग पढ़ेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। इसमें क्या होता है, द सेल लॉसेस वाटर इन द मीडियम हैज लोअर वाटर कंसंट्रेशन। एक्चुअली इसमें क्या होता था, मीडियम अराउंड द सेल हैज लोअर वाटर कंसंट्रेशन। जो सेल के चारों तरफ का मीडियम होता है या एनवायरनमेंट होता है उसमें पानी की मात्रा कम होती है और जो सेल होता है उसमें पानी की मात्रा ज्यादा होती है। तो जब पानी की मात्रा ज्यादा हो जाएगी तो जाहिर सी बातों से कम करना होगा, तो सेल इसमें क्या करता है, सेल लॉसेस वाटर, वो पानी को खोता जाता है, एनवायरनमेंट में देता जाता है। तो जिस तरह से सेल पानी को एनवायरनमेंट में देता है इसे कहते हैं इंडोसाइटोसिस। जिस प्रोसेस के द्वारा सेल से पानी एनवायरनमेंट में या फ्लूइड एनवायरनमेंट में जाता है उस प्रोसेस को इंडोसाइटोसिस कहते हैं। इसके बाद आगे पार्ट है सेल के, जैसे सेल वॉल हो गया, न्यूक्लियस हो गया एंड सेल ऑर्गेनेल्स हो गया। इसको पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो। अगर आप लोग को मेरी ये वीडियो समझ में आई हो, अगर आप लोग ये चाहते हैं कि मैं और भी लेसन्स पे आगे वीडियो बनाऊं, तो आप लोग इस चैनल को लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।